कि क्लास नोट्स हो उसकी क्या भूमिका रही? नोट्स पहले पढ़े, फिर एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी बड़े तरीके से समझ में आ जाती है। डाउट काउंटर की क्या भूमिका रहती है? टीचर से पूछने जाते हैं तो टीचर भी डाउट बताते थे, एकदम अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर देते थे। जो मेंटरशिप का प्रोग्राम सीएलसी में चलता है उसकी क्या भूमिका रहती है? जिनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था, पेपर कराने का टाइम, सॉल्यूशन का टाइम, टाइम पे रिजल्ट देना, कैंप का जो सिस्टम था, मैं उसके बारे में पूर्णतः आश्वस्त हूँ। सीएलसी का जो टेस्ट शेड्यूल है वो बहुत अच्छा है, सीएलसी का जो टाइम टेबल है वो बहुत अच्छा है। आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसे सफ़र की कहानी में जो नीट की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। मैं एक ऐसे बच्चे से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसने ऑल इंडिया रैंक 387 के साथ में न केवल पूरे भारत देश में नाम रोशन किया है, बल्कि अपने गांव, अपने डाणी, अपने शहर, अपने मिलने वाले, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, उन सभी का नाम रोशन किया है। और इस रैंक के साथ में बच्चे ने यह भी साबित किया है कि जिस संस्था पर अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ भरोसा जताया, उस संस्था के कुशल प्रबंधन, अनुशासन, सुरक्षा, संस्कार जैसे मूल्यों पर आधारित शिक्षण व्यवस्था, जिसमें हम कह सकते हैं कि क्लास नोट्स हो उसकी क्या भूमिका रही, स्टडी मटेरियल की पूरे सफर के अंदर नीट की तैयारी के दौरान इतनी अच्छी रैंक प्राप्त करने के अंदर क्या भूमिका रही। आज नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पता लगेगा कि नीट की तैयारी के इस सफर के अंदर आपको डाउट काउंटर की क्या भूमिका रहती है, असेंबली की क्या भूमिका रहती है, साथ ही जो मेंटरशिप का प्रोग्राम सीएलसी में चलता है उसकी क्या भूमिका रहती है, नाइट कैंप के साथ में, असेंबली के साथ में, डाउट काउंटर के साथ में, इन सारी चीज़ों का मिला जुला एक प्रयास जो एक संस्था का एक बच्चे के लिए जब लागू होता है तो वो आपके सामने जैसे दिव्या ताकर स्टूडेंट बैठी है, लाडली बेटी बैठी है, जिसने पूरे हिंदुस्तान में 387वीं रैंक प्राप्त करके काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड हो चुका है और जोधपुर एम्स मेडिकल कॉलेज बच्चे को मिला है। ऐसे सीएलसी के अंदर सैकड़ों विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छी रैंक के साथ में मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताओ आप कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। घर परिवार के अंदर किस प्रकार से आपको खुशियों का एक प्रकार से अंबार लग गया होगा। तो घर के अंदर आपको सबसे पहले किसने फ़ोन करके बताया कि बेटा तुम्हारी रैंक ये आई है? पापा ने। पापा ने बताया। पापा को रोल नंबर वगैरह बता रखे थे आपने? तो संस्था से भी फ़ोन आया होगा? हाँ। संस्था से फ़ोन आया, पहले पापा का फ़ोन आ गया था? हाँ। वेरी गुड। बेटा आप ये बताओ कि एक देखो कहावत चलती है कि मंजिल प्राप्त करने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वो हौसले वाला फासला तो बेटा आपने पार कर लिया, लेकिन जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये बताएं कि किस प्रकार से आपने इस तैयारी के लिए खुद को अपने आप को मोटिवेट किया और किस प्रकार से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2021 के अंदर, जब मैंने 10th पास आउट कर लिया था और फिर पापा मेरे को यहाँ पर लेके आए थे। तब शुरू में तो मतलब चीज़ें बहुत कम समझ में आती थी, जैसे फिज़िक्स तो बहुत कम समझ में आती थी। 11th-12th में मैं डाउट काउंटर पर बिल्कुल भी नहीं जाती थी, शायद 1 या 2 बार गई थी और फिज़िक्स में तो कभी डाउट पूछे ही नहीं। तो फिज़िक्स को लेकर थोड़ा ऐसे डर था और डाउट काउंटर पर नहीं जाती थी, डाउट क्लियर इतने होते नहीं थे, तो स्कोर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब 500 के समथिंग इतना रहता था। फिर धीरे धीरे जैसे फर्स्ट टाइम टारगेट में आई तब मैंने डाउट काउंटर पे जाना स्टार्ट किया, फिज़िक्स के अंदर डाउट्स पूछने स्टार्ट किए, टीचर से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट की, उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे फिज़िक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और फिर जैसे टीचर से पूछने जाते हैं तो टीचर भी डाउट बताते थे, एकदम अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर देते थे। तो फिर फिज़िक्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा और फिर वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। और उसके बाद जैसे असेंबली होती है तो असेंबली में जैसे संडे को माइनर हो जाता था, फिर बॉस बोलते थे कि आज शाम को असेंबली है और सबको असेंबली आना है, तो हम असेंबली आते थे और जैसे असेंबली से जाते थे तो बहुत ही एकदम ऐसे कूल रिलैक्स फील होता था, बहुत ही अच्छा फील होता था और अगले माइनर के लिए हम फिर से तैयार हो जाते थे। और जैसे नाइट कैंप है, नाइट कैंप में भी जैसे लास्ट में मैराथन वगैरह होते थे तो हम नाइट कैंप जाते थे, तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता था, एकदम बढ़िया पढ़ते थे, साथ में बच्चे पढ़ते थे तो उनको देख के ऐसे होता था कि भाई ये भी पढ़ रहा है हम भी पढ़े, नींद वगैरह नहीं आती थी, एकदम बढ़िया माहौल रहता था। तो बेटा आपने ये पूरा सफ़र बताया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, चलो अपन थोड़ा सा और पीछे से स्टार्ट करते हैं। आप ये बताओ बेटा, आपके डॉक्टर बनने का सपना सबसे पहले ये विचार आपके कब आया? ये विचार मेरे पापा के मन में आया था।
अच्छा। 10th पास आउट होने के बाद ये विचार है कि डॉक्टर बनाएंगे और CLC लेके जाना है इसको 11th में। अच्छा, आपको उस टाइम पता नहीं था कि मतलब मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर क्या होता है, कैसे तैयारी करते हैं, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी पता नहीं था। अच्छा, तो आप यहाँ पर 11th में आए। जी। तो 11th में आने के बाद में आपने 11th की यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करी। तो 11th और 12th की पढ़ाई के अंदर आपने कब ये तय कर लिया था कि अब तो मुझे डॉक्टर बनना है, पढ़ाई में लग गई है हमारी प्रीत और आगे बढ़ना है? जैसे 11th में शुरू में आई थी तो मैं 10th में कोरोना टाइम था, प्रमोटेड थे तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी उस टाइम पर। फिर 11th में धीरे धीरे फ्लो बना और 12th में जैसे आए तो फिर चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आने लगी और फिर ऐसे लगा कि हाँ अपन भी कर सकते हैं। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब मैं यहाँ पर प्रारंभ में आई थी तो फिजिक्स के अंदर थोड़ी मुझे दिक्कत फील हुई। तो फिजिक्स के अंदर मैं बताना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो टॉपिक का जो पूरा मैटर चलता है उस मैटर से भी ज़्यादा एक प्रकार से इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर फिजिक्स के अंदर आपको किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो तुरंत यदि आप एक डाउट काउंटर के अंदर टीचर से आप कंसल्ट करते हैं, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अगर ज़्यादा करते हैं तो फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। क्यों? और आप केमिस्ट्री के बारे में आप बताएं कि केमिस्ट्री को आपने किस प्रकार से तैयार किया? केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें तो फिजिक्स की तरह ही पूरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह है, आप टीचर के नोट्स पढ़ें, मॉड्यूल सॉल्व करें, उसके बाद अगर डाउट्स है तो डाउट काउंटर पे जाएं, टीचर से क्लियर करें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो फुल NCERT पढ़ना होता है और कुछ डाउट है तो वो टीचर से क्लियर करने होते हैं। बिल्कुल। और बायोलॉजी के बारे में कैसे कहोगे, कैसे आपने तैयारी करी? बायोलॉजी में तो जैसे NCERT की फुल लाइन टू लाइन एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, याद भी और समझ में आके याद हो। जैसे मुझे बायोलॉजी रीडिंग से याद नहीं होती थी, मैं लिख लिख के याद करती थी उस चीज़ को, और जो डाउट्स आते थे कुछ लाइन समझ में नहीं है कि ऐसे कैसे, तो वो सारी टीचर से कंसल्ट करती थी। बिल्कुल। तो आपने इस तैयारी के अंदर आप नोट्स की क्या भूमिका मानते हो? नोट्स में जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के अंदर तो नोट्स में जो भी डेरिवेशन वगैरह है जो एक्सप्लेन करता है कि भाई इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, वो तो फिजिक्स में नोट्स एक बार पढ़े उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। और बायो में जैसे NCERT होती है उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उसके लिए नोट्स का रोल होता है। नोट्स पहले पढ़े फिर NCERT पढ़े तो NCERT बड़े तरीके से समझ में आ जाती है और याद भी हो जाती है। बिल्कुल। तो आपने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी को किस प्रकार से तैयार किया, नोट्स की क्या भूमिका, और स्टडी मटेरियल के बारे में आप क्या कहेंगे? स्टडी मटेरियल जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी मॉड्यूल है उनके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे और वो आते थे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे कि हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर डाउट काउंटर पे जाते, टीचर से पूछते, कुछ नहीं आया तो फिर वो और भी जो कॉन्सेप्ट कुछ वीक रह गया हो, वो क्वेश्चन नहीं आया तो कॉन्सेप्ट कुछ वीक रह गया हो, वो टीचर से पूछेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएंगे। बिल्कुल। और आपके पढ़ने का क्या शेड्यूल था? सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह जैसे 7:30-7 बजे। 7 बजे। इसका मतलब आप नाइट कैंप में जाते होंगे, लेट सोने का प्रोग्राम था मतलब? 12 बजे सोते थे। अच्छा। तो आपका शेड्यूल पूरे दिन भर का किस तरीके से रहता था? एक बार जैसे सभी विद्यार्थियों से अपन साझा करते हैं इस बात को। जैसे जब कोचिंग जाना होता था तब तो सुबह का मॉर्निंग बैच था तो हम 6:30 बजे कोचिंग चले जाते थे, फिर 1 बजे तक कोचिंग, फिर आके खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद में वापस पढ़ना स्टार्ट, और रात को 10 बजे तक पढ़ाई करते थे। और शाम को अगर डाउट होते थे 2-3 दिन से डाउट इकट्ठा कर लिए फिर डाउट काउंटर पे चले जाते थे या फिर कोचिंग में ब्रेक में टीचर से पूछ लेते थे डाउट्स वगैरह। और लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो सुबह 7 बजे से उठे, खाना वाना खाया, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। फिर दोपहर को लगभग 1 बजे के आसपास फिर से खाना खाया और फिर से पढ़ने बैठ जाए। अगर डाउट है तो शाम को डाउट काउंटर पे जाते, अपने डाउट्स क्लियर करते, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कुछ भी कोई टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट वीक है तो पूछते, फिर वापस आके अपनी पढ़ाई में लग जाओ। रात को 12 बजे तक पढ़ाई करते थे। एक अपना जो माइनर का जो टेस्ट होता था, उस टेस्ट की भूमिका क्या मानते हो अपनी तैयारी के अंदर? उसमें जैसे कोई भी एक 3 वीक से माइनर होता था तो 3 वीक में आपने जो पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ा, मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर जब माइनर देने जाते थे तो उसमें जो कमी रह गई है वो सामने आ जाती थी कि भाई ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक यहाँ से थोड़ा वीक है, इस पर हमें और फोकस करने की ज़रूरत है। तो माइनर दिया, फिर आंसर किया थी तो क्वेश्चन मैच करते हुए पता चल जाता कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, ये टॉपिक वीक है। तो फिर उससे जैसे उसके नेक्स्ट वीक में धीरे धीरे सिलेबस स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर हम उस टॉपिक को कवर करते हैं कि भाई ये वीक रह गया है तो हम इसे कवर कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन वगैरह टीचर से डाउट। तो बिल्कुल दिव्या ने ये बताया है कि एक सिस्टमेटिक जो स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स के साथ में अगर बच्चा एक तैयारी करता है और 3 वीक के बाद में जब माइनर टेस्ट होता है तो इस पूरे 3 वीक की
है ना, बढ़िया तैयारी के साथ में जब बच्चा माइनर टेस्ट देता है तो उसके अंदर वो क्वेश्चन निकल के आते हैं जो आपकी पूरी तैयारी के दौरान ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिर भी आपको नहीं आते हैं, आपको कुछ कंसेप्ट के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है, वो सभी चीज़ें जो है उस माइनर टेस्ट के अंदर निकल कर आती है। और मंडे का फिर पेपर का सॉल्यूशन, पेपर का सॉल्यूशन जो है वो उन 3 वीक की पूरी संपूर्ण तैयारी का निचोड़ एक प्रकार से, है ना, मंडे को जैसे एक मकान जब तैयार होता है तो उसके चारों तरफ अपन जो बाद की लास्ट की जो फिनिशिंग करते हैं वो फिनिशिंग होती है माइनर टेस्ट के सॉल्यूशन के अंदर, पेपर सॉल्यूशन के अंदर। उसमें वो बटर निकल कर आता है कि आपने जो 3 वीक तैयारी करी है उसमें क्या क्या कमियां रही है, वो सारी कमियां दूर होती है किस दिन, पेपर के सॉल्यूशन के दिन। चलो ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि जो आपके रिव्यू टेस्ट होते थे उनकी क्या भूमिका मानते हैं आप? रिव्यू के अंदर जैसे अभी माइनर हो गया, 2-3 माइनर बाद फिर उस माइनर का जब टेस्ट होता था तो कोई चीज़ हम भूल गए हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो कहीं गलती से तो वापस पता चल जाता, एक रिवीजन हो जाता था कि ये चीज़ थी, अब ये रिवीजन हो जाता था कि भूल गए हैं तो वापस याद आ जाता टाइम टू टाइम। बिल्कुल। अब मैं जानना चाहूँगा दिव्या के पिताजी से, थोड़ी बात करना चाहेंगे बजरंग जी से। बजरंग जी, आप बताएं कि बच्चे की तैयारी के लिए आपने इसको कितना क्या मोटिवेट किया या मोटिवेट करने की आपको कितनी ज़रूरत पड़ी और आपको कितना भरोसा था पूरी CLC संस्था के पूरे प्रयास पर? देखो, CLC से तो मैं जब CLC खुली थी तभी से परिचित हूँ, और रही बात भरोसे की तो मुझे आज भी, कल भी, आगे भी सबसे ज़्यादा अगर भरोसा है मेरे खुद से भी ज़्यादा वो CLC पे। क्या बात है। ये अभिभावकों का विश्वास ही CLC के अंदर, आपको पता है कि पूरा परिवार बनाती है, CLC के परिवार को और मजबूत करती है। और ये विश्वास की देन है कि बजरंग जी जो 2001 में CLC के अंदर पढ़े हैं, और इनका तो अभी ये बता रहे थे, अभी बातचीत हुई थी आपके नाना जी से, वो खुद पढ़े हुए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, सफलता के जो तमगा आपको बेटी ने दिया है, ये जो आश्वासन आपको दिया है, उसे कितना अपने आप को आप खुश महसूस कर रहे हो? मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद देता हूँ बॉस और बॉस की टीम को, CLC को, इनके मैनेजमेंट टीम को, जिनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था। पेपर कराने का टाइम, सॉल्यूशन का टाइम पे रिजल्ट देना, कैंप का जो सिस्टम था, मैं उसके बारे में पूर्णतः आश्वस्त हूँ। एक CLC की जो खास बात है असेंबली की, मैं भी काफ़ी बार जाता था असेंबली में, तो असेंबली में जाने के बाद मेरे को नहीं लगता कि जैसे कोई लास्ट बेंच का बच्चा हो तो उसके मन में अगर उस दिन कॉन्फिडेंस नहीं होगा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, असेंबली में जाने के बाद बच्चा हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत गहरी बात कही है। मैं बात करना चाहूँगा दिव्या की माताजी से। आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है आपको। CLC के अंदर बच्ची जब नाइट कैंप में आ रही है ना, जब लास्ट में मैराथन वगैरह चल रहे थे तब बच्ची आ रही है, तो आप उस समय क्या मानते थे कि बच्ची घर पे है या घर जैसे माहौल के अंदर है? घर जैसे माहौल भी थे, बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। रात को आते थे, लेने गए थे, बॉस भी वहीं मैराथन होती थी तब रात को CLC में रहते थे, तब बहुत अच्छा लगता था। और CLC में से लगाव सा हो गया कि अपनापन सा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल सर, और क्या कहना चाहेंगे आप, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर अभिभावकों के लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों के प्रति जो है वो निश्चिंत हों? जहाँ तक मेरा मानना है, जिस गार्जियन में और बच्चे में अगर CLC के प्रति अटूट विश्वास है, जिसे पूर्णतः भरोसा, तो CLC मुझे पढ़ा रही है, वो अच्छा पढ़ा रही है। CLC का जो टेस्ट शेड्यूल है वो बहुत अच्छा है, CLC का जो टाइम टेबल है वो बहुत अच्छा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो बच्चा कभी असफल नहीं हो सकता और उसका गार्जियन कभी परेशान नहीं हो सकता। दिव्या, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपको इस पूरी तैयारी के अंदर आपको CLC से और क्या क्या सीखने को मिला? एक चीज़ मैंने जो सीखी कि जैसे मेरे बहुत सारे यहाँ पर फ्रेंड्स थे, जैसे स्कूल में तो इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, इतने क्लास में 10-15 गर्ल्स होती हैं, तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे थे। तो जैसे यहाँ पर ये था कि खुशी दूसरों की हेल्प करके ज़्यादा बहुत अच्छा फील होता है। जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, वो कभी मेरे से डाउट वगैरह कुछ पूछते तो मैं उनके ऐसे डाउट बताती, तो फिर उनके चेहरे पे जो एक अलग ही खुशी होती थी, उससे मेरे को बहुत अच्छा फील होता था। आप मुझे ये बताएं कि आपके ग्रुप के अंदर कौन कौन से फ्रेंड्स थी और अभी आपके साथ में किन किन का सिलेक्शन हुआ है? मेरे साथ में जैसे मेरी क्लोज फ्रेंड थी निशा कुमावत, उसकी 9000 समथिंग रैंक है। क्या बात है।
मोनिका, जिसकी भी 9000 समथिंग रैंक है। आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो टेस्ट देने के बाद में कभी कभार पेपर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो थोड़े निराश हो जाते हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर तो मतलब कभी टफ आ जाता है, जैसे हमारे भी बायोकेम में कुछ पेपर टफ आए तो मेरा स्कोर 600 से भी नीचे चला गया था, तो उसमें ऐसे लगता था कि ये पेपर तो बहुत टफ है, ये क्वेश्चन तो ये टॉपिक तो मेरा ऐसे वीक ही रह गया। तो उसमें डाउट्स, पेपर आ गया कोई बात नहीं, क्वेश्चन कम आ गए, आपके नंबर कम आ गए, तो जो क्वेश्चन नहीं आए, जो गलत हो गए, उनके कॉन्सेप्ट्स आप टीचर से क्लियर करें। आपको थैंक्स बोलना चाहिए टीचर को कि उन्होंने वो क्वेश्चन दिए जो आपको नहीं आ रहे, आपने यहीं पे मिस्टेक कर ली, अब आप नीट में कोई मिस्टेक नहीं करने वाले हो। उनके डाउट्स को क्लियर करें, नंबर कितने हैं वो मैटर नहीं करता, क्वेश्चन कौन सा नहीं आ रहा वो आपको टीचर से डिस्कशन करना है और जो टॉपिक जिससे आया है उस टॉपिक को और अच्छा करना है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपके जो तैयारी में जो टीचर एंटर हो गया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वही पूरा कंप्लीट करा के बाहर निकल रहा है, इसकी क्या भूमिका मानते हैं, उससे कितना फ़ायदा आप अपने आप को ना महसूस करते हैं? इससे ये होता है कि जिसने स्टार्ट किया वो ये कंटिन्यू करता है, तो हमें मतलब धीरे धीरे उसका समझ में आता है और हमारा माइंड सेट हो जाता है उसके साथ। अभी एक टॉपिक इस टीचर ने पढ़ाया, फिर अगले चैप्टर में कोई और टॉपिक आया, टीचर आ गया, तो फिर उसको धीरे धीरे टीचर को समझने में भी टाइम लगता है और फिर हमारा वो टॉपिक कहीं ना कहीं छूट जाता है। सब टीचर का मतलब अलग अलग उनका बिहेवियर वगैरह सब अलग होता है, तो जैसे ही नया टीचर आता है तो फिर वो माइंड सेट ऐसे हो जाता है कि वो टीचर अच्छे थे, ये तो ऐसे हैं, इनका समझ ही नहीं आ रहा। तो थ्रू आउट सेशन अगर एक ही टीचर रहता है तो आपका माइंड सेट बढ़िया रहता है कि हाँ ये टीचर ये टॉपिक में ऐसे पढ़ाया, और वो रिलेट भी कर लेते हैं कि उन्होंने उस टॉपिक में ये सर ने ऐसे पढ़ाया था, इसमें पढ़ा रहे हैं, और अच्छे से हो जाता है टॉपिक। और अंत में आप क्या मैसेज देना चाहोगे उस बच्चे को जो तैयारी कर रहा है नीट की? ये कि आपको मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, चाहे बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स से क्यों ना। एनसीईआरटी पे फोकस करें, उसकी थ्योरी पढ़ें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे फिजिक्स है उसमें तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करें और डाउट्स क्लियर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, आज के इस पूरे संवाद से निश्चित रूप से विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, है ना, सीएलसी के बारे में आपको जानने का मौका मिला होगा। और एक बच्चा जो बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में सफल होता है, उसका सफ़र कैसा होता है, वो क्या सोचता है, वो किस तरीके से तैयारी करता है, उन सभी बातों के बारे में भी आपको समझ आया होगा, पता लगा होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ में फिर अपन जुड़ेंगे और किसी कहानी के साथ में। मैं नवरत्न जहांगीर, टीम सीएलसी से इस मैसेज के साथ में आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों के द्वारा दिए गए जो मैसेज हैं वही एक प्रकार से आपके सफ़र के अंदर मूल बिंदु होते हैं। कहीं आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो है वो बाद में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, या फिर आपके उम्मीद के अनुसार जो आपकी रैंक आती है उससे थोड़ा पीछे रह जाए। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक। दिव्या की ओर से भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।